हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो साथियों? आप सभी का स्वागत है शिक्षा गुरु के इस डिजिटल मंच पर। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा एक न्यूज़ कटिंग वायरल हो रही थी कि 11 फरवरी को आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। लेकिन नोटिफिकेशन कब आएगा, कितने पदों पर वैकेंसी होगी, कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब फॉर्म भरे जाएंगे, इस तमाम जानकारी को लेकर एक संशय बना हुआ था स्टूडेंट के बीच में कि सर एग्जाम की डेट तो आ गई लेकिन फॉर्म कब शुरू होंगे, विज्ञप्ति कब जारी होगी। तो साथियों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जी हां साथियों, शिक्षा गुरु के इस डिजिटल मंच पर मैं आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। और हां साथियों, जो मेरे साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक भर्ती बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो ये कह रहे थे कि एसएससी जीडी में 26,000 पोस्टें कम है, तो भाई साहब ये लीजिए, यूपी पुलिस ने आपके लिए एक नए साल का एक तोहफा दिया है। 60,000 से ज्यादा पदों के लिए आपके कांस्टेबल की वैकेंसी निकाल दी है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी के 60,000 पदों का आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कब फॉर्म भरे जाएंगे, क्या एज का क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम कब होगा, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो, ये रहा आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन, है ना? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों देखो, ये आपका 23 तारीख का आज का ही नोटिफिकेशन है और 23 दिसंबर 2023 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसके अंदर कहा गया है पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023, यानी आरक्षी नागरिक मतलब कांस्टेबल के पदों के लिए, आपके 60,000 से ज्यादा पद आपके इस वैकेंसी में आए हैं कांस्टेबल 2023 में। ये वैकेंसी कांस्टेबल 2023 यूपी पुलिस में आई है और 60,000 पद है। देखो इसके अंदर है जो जनरल कैटेगरी के, अगर मैं पदों के डिवाइडेशन की बात करूं तो जनरल के जो पद हैं वो आपके 24,000 है। 24,102 पद है वो आपके जनरल कैटेगरी के हैं। वहीं बात करूं ईडब्ल्यूएस के, तो ईडब्ल्यूएस की पोस्टें हैं 6,024। सोचिए, जनरल की आपके 24,000 पद है और ईडब्ल्यूएस के 6,000। कुल मिलाकर जनरल और ईडब्ल्यू तो 30,000 से ज्यादा पोस्ट है आपकी जनरल और ईडब्ल्यूएस की है। वहीं बात करूं मैं ओबीसी कैटेगरी की, जो स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 16,264 ये वैकेंसी आई है। 16,264 पद है ओबीसी के लिए। और वहीं एसटी एससी की बात करूं तो 12,650 और एससी की आपके 12,004 पोस्टें हैं आपके। कुल मिलाकर 60,224 पदों के लिए, 60,244 पदों के लिए वैकेंसी आई है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। जो मेरे साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो या भारत के किसी भी स्टेट के हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बस शर्त यही है कि अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म लगाते हो, मान लो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसी है और अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, बिहार से बिलोंग करते हो या अन्य किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपका जो फॉर्म है वो जनरल में फॉर्म भरा जाएगा, ना कि ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी या ओबीसी में। मतलब आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो, आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हो। 24,102 पदों के लिए अदर स्टेट के लिए भी ये वैकेंसी है। तो देखिए इतनी बड़ी वैकेंसी है, 60,244 पदों के लिए पद हैं। वहीं बात करूं मैं आवेदन की, तो 27 तारीख से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। 27 दिसंबर से 27 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना मेरे साथियों, 27 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और फीस जमा कराने की। 16 जनवरी मतलब आपके पास कितने दिन बचे हैं? 16 और 5 21, लगभग 20 दिन आपके पास हैं। 20 दिन का समय है फॉर्म भरने का और फीस जमा कराने का। अभी मैं बताऊंगा कि फीस कितनी लगेगी, कैसे क्या फॉर्म भरना है, सारी जानकारी दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहना है। वहीं बात करूं संशोधन की, अगर मान लो फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है या फॉर्म सबमिट हो गया लेकिन पेमेंट आपका नहीं हुआ है, तो 18 तारीख तक आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो और उसके अंदर कोई भी करेक्शन है तो करेक्शन कर सकते हो। 18 जनवरी के बाद में पोर्टल आपका बंद हो जाएगा, फिर आप उसके अंदर कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, 27 से 16 जनवरी
ये डेट याद कर लेना। आज 27 तारीख को जैसे ही फॉर्म शुरू हुए, जैसे ही 27 तारीख को फॉर्म शुरू हो, आप 16 जनवरी का इंतजार किए बिना फॉर्म भर देना। लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना है। ये तो हो गई बात फॉर्म की। वहीं बात करूं फॉर्म शुल्क की, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपए, है ना? आपके क्या बोला गया, इस प्रक्रिया में 400 रुपए आपकी क्या है, फॉर्म फीस है। फॉर्म फीस कितनी है मेरे दोस्त? 400 रुपए आपकी फॉर्म फीस है, ध्यान रखना। 400 रुपए यहाँ पर फॉर्म फीस है। अब बात करूं यहाँ पर कि आप कौन कौन एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए, वही बात एलिजिबिलिटी की आती है। तो सबसे पहली शर्त है कि वो इंडियन होना चाहिए, वो इंडियन होना चाहिए, ठीक है। और तिब्बत का शरणार्थी हो या ये होती है, तो मोस्टली है वो, आप हम जो मुझे देख रहे हैं वो सारे के सारे इंडियन है। तो जितने भी भारतीय हैं वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। अब कुछ बच्चों में ये डाउट होगा कि सर मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ या मैं दूसरे स्टेट से बिलोंग करता हूं, क्या मैं यूपी पुलिस में फॉर्म भर सकता हूं? हाँ भाई साहब, आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हो। आप अपने स्टेट में चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी हो, कुछ भी हो, लेकिन किसी अदर स्टेट की वैकेंसी के लिए जब आप फॉर्म डालते हो तो आपको जनरल कैंडिडेट माना जाता है वहां पर। तो जनरल की जो 26,000 पोस्टें हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो। बिना कुछ सोचे समझे फॉर्म लगा देना, ठीक है ना? चलो ये तो हो गई आपके ये। अब देखो महत्वपूर्ण जानकारी और मैं बता दूं आपको। देखो बात करते हैं आयु की, बात करते हैं आयु की। तो आपकी आयु है वो 1/7/2023, 1/7/2023 तक गणना की जाएगी आपकी। 1/7/2023 से गणना की जाएगी। मतलब आपकी 22 साल की इसमें आयु है, 18 से 22 आपकी एज है वो 18 से 22 वर्ष है। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी के लिए मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो 18 से 23 साल के बच्चे होते हैं। तो एसएससी जीडी वाले बच्चे इसके अंदर जरूर फॉर्म डाल देना अपना। अब एज की काउंटिंग कैसे होगी? तो आपका जन्म है वो 2 जुलाई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए। 2 जुलाई 1 2 जुलाई 2001 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2001 है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 2001 है तो आप उसके लिए एलिजिबल है। मतलब 2 जुलाई से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और बाद का जन्म बात करें तो आपका जो बाद का जन्म है वो 1 जुलाई 2005 से पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं, अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2005 है तो भी आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपका जो एज का क्राइटेरिया है 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच की आपकी आयु होनी चाहिए। तो ये आप चेक कर लेना आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 के बाद की है और 2005 से पहले की होनी चाहिए। मतलब 2001 और 2005 के बीच के जो जन्मे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है ना, वो फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपके गर्ल्स और, है ना, गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के दोनों, नर और मादा दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना। वहीं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट की देखो 2 जुलाई 1998 से लेकर 2 जुलाई 1998 से लेकर आपके 1 जुलाई 2005, लड़कियों को थोड़ा एज में यहाँ पर छूट है। तो 2005, मतलब ये जो गर्ल्स है, गर्ल्स की जो एज है वो आपकी 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच होनी चाहिए। और बॉयज की बात करूं तो 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। 18 से 22 साल आपके यहाँ पर एज मांगी गई है, ठीक है। वहीं बात करें मैरिटल की, अगर आप विवाहित हैं तो एक से अधिक पत्नियां नहीं होनी चाहिए, जीवित पत्नियां, है ना। अगर आप शादीशुदा हैं तो एक से अधिक आपकी पत्नियां नहीं होनी चाहिए। अगर आप लड़की है तो एक से अधिक पति नहीं होने चाहिए, वो भी जीवित। एक पति है तो चलेगा, एक पति है तो आप चलोगे, लेकिन ऐसे नहीं हो दो दो। आप कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर मैं शादीशुदा हूं, मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या मैं एलिजिबल हूं? तो आप एलिजिबल हो उसके लिए, ठीक है। वहीं बात करें फिजिकल की, तो देखो ये भर्ती है वो लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा होगी मतलब ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन नहीं होगी। ये परीक्षा ओएमआर बेस्ड पर होगी। ओएमआर पर आधारित परीक्षा होगी, ना कि ऑनलाइन परीक्षा होगी। ओएमआर पैटर्न पर आधारित आपका पेपर होगा। इसके अंदर आपके देखो 150 प्रश्न आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। और 300 नंबर का ये पेपर होगा। 2 घंटे का आपके पास समय होगा।
पेपर आपका लिखित परीक्षा होगी, ओएमआर पर आधारित परीक्षा होगी आपके, 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का होगा, 2 घंटे का आपके पास समय होगा, ठीक है ना? और ऋणात्मक अंकन है वो आपका 0.5 होगा, है ना? ऋणात्मक अंक है वो 0.5 होगा, मतलब आपके क्या है, एक प्रश्न अगर हुआ तो 0.5 मार्क्स उसके अंदर काट लिया जाएगा आपका, है ना? 1/4 माइनस मार्किंग आपकी हो जाएगी। चलिए ये तो हो गई हमारी किसकी, लिखित परीक्षा की, पेपर का पैटर्न कैसा होगा। अब सिलेबस की बात करूं मैं, तो सिलेबस की बात हम आगे करेंगे। यहाँ आपको दे रखा है कि ये जो पेपर है वो आपका ओएमआर पर आधारित होगा। 4 ऑप्शन आएंगे, 4 विकल्प होंगे, 4 में से एक राइट है, उसको आपको भरना है, जैसा कि आप पिछली जो भी भर्तियां आपने दी है उसके अंदर होगा, ठीक है? वहीं बात करूं फिजिकल, उसके बाद में क्या होगा, देखो आपके प्रोसेस 2 होंगे, 2 प्रोसेस होंगे, एक तो आपका रिटन एग्जाम होगा इसके अंदर, और दूसरा आपका पीईटी और पीएसटी होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और एक आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाते हैं, तो ये प्रोसेस होता है आपका। उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है, लास्ट में जाकर आपकी क्या निकलती है मेरे दोस्त, मेरिट लिस्ट निकलती है। तो रिटन एग्जाम होगा आपका 2 घंटे का, 150 प्रश्न, 300 नंबर का, 0.5 मार्किंग नेगेटिव। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी में आपका क्या होगा, तो देखो पीएसटी होगी ना, पीएसटी के अंदर तो आपका जो डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, हाइट और चेस्ट चेक की जाएगी आपके। अब हाइट और चेस्ट कितनी चाहिए, तो जो भी मेल कैंडिडेट है, देखो यहाँ पर जो भी मेल कैंडिडेट हैं, उनकी हाइट है वो मिनिमम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान रखना, जिसकी भी हाइट 168 सेंटीमीटर है, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना? उसके ज्यादा कितनी भी आपकी हाइट हो सकती है, ठीक है? वहीं आपकी बात करूं सीने की, जो चेस्ट होता है आपका सीना, सीना आपका मिनिमम होना चाहिए 79, और मैक्सिमम आपको कितना भी करा सकते हो, है ना? कम से कम आपको फुलाना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना बहुत जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना। अक्सर बच्चे यहाँ पर मात खा जाते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारा सीना बिना फुलाए 81 हो रहा है, अगर मैं 3 सेंटीमीटर फुलाऊं तो क्या मैं इसमें पास हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, अगर आपका सीना 100 सेंटीमीटर भी है ना, तो भी कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर सीना फूलना बहुत जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ कम से कम आपका जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के बाद कम से कम 84 होना चाहिए। अगर आपका सीना 83 भी हो गया फुलाव के बाद, तो आप उसके लिए क्या हो जाओगे, उसमें फेल हो जाओगे। तो 5 सेंटीमीटर का आपके फुलाव होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? चलिए, ये देखो लिखा हुआ है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव है, बहुत अनिवार्य है, ठीक है ना? अनुसूचित जनजातियों का सीना है वो 77, और 5 सेंटीमीटर का आपके फुलाव होना चाहिए, ठीक है? वहीं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की हाइट की, तो फीमेल कैंडिडेट की हाइट है वो आपके 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 5.2 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए, है ना? 5.2 फुट आपकी हाइट होनी चाहिए, 5.2 फीट आपकी हाइट होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति है उनके लिए आपके 147 सेंटीमीटर है, मतलब 5 सेंटीमीटर की आपको छूट दे रखी है। और वजन की जो बात करें, तो वजन केवल लड़कियों के लिए है, और लड़कियों के लिए कम से कम 40 किलो का वजन होना चाहिए। लड़कियों का वेट है वो कम से कम 40 किलो का वेट होना चाहिए। अधिकतम आपकी जो हाइट है उसके आधार पर डिपेंड करेगा। वहीं बात करूं दौड़ की बात करूं, तो पुरुष अभ्यर्थी है, इनको 4.8 किलोमीटर की दौड़ करनी है 25 मिनट में। कितने मिनट में मेरे साथी? 4.8 किलोमीटर की दौड़ करनी है आपको 25 मिनट में। और वहीं गर्ल्स की बात करूं, तो 2.4 किलोमीटर की दौड़ करनी है 14 मिनट में। कितने मिनट में? 14 मिनट में आपको, जो भी लड़कियां हैं 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ करनी है, और जो भी लड़के हैं वो 25 मिनट में कितनी? 4.8 किलोमीटर की। मतलब एक तो आपकी हाइट चेक की जाएगी, एक आपका चेस्ट चेक किया जाएगा, और फिर आपकी दौड़ होगी। हाइट और चेस्ट में जो पास होगा उसी को दौड़ में आगे किया जाएगा। जो हाइट और चेस्ट में फेल हो गए उनको दौड़ाया नहीं जाएगा, ये भी चीज ध्यान रखना। और उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई होंगे, उसी के दिन। आपके अगर डॉक्यूमेंट भी वहां पर वेरीफाई नहीं हुए, डॉक्यूमेंट आपके आधे अधूरे हैं, या आपने जो फॉर्म भरते इस टाइम कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दिए है, तो आपका फॉर्म वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। चलिए, अब बात करें आरक्षण की, तो आरक्षण में आपको छूट कितनी दे रखी है? भाई जो अनुसूचित जाति से आते हैं, जो अनुसूचित जाति से आते हैं,
उनको 5 वर्ष की छूट है और उसके लिए आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र। वहीं बात करूं अनुसूचित जनजाति की, तो उनको भी 5 साल का है। और ध्यान रखना, आरक्षण का जो लाभ है केवल और केवल उत्तर प्रदेश राज्य के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को मिलेगा। अदर राज्य के कैंडिडेट को आयु का किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन्हीं को आरक्षण का फायदा मिलने वाला है। वहीं बात करूं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को भी 5 वर्ष की आयु में छूट है। और जाति प्रमाण पत्र, ये आपको फॉर्मेट इस पीडीएफ के साथ में दे रखा है। तो जिनका भी जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, तो आज ही अपना बना लेना। अगर 6 महीने पुराना भी हो गया है तो भी लेटेस्ट बना लेना। ईडब्ल्यूएस को किसी भी प्रकार की आपको आयु में छूट नहीं मिलेगी। जो यूपी से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनको आयु में किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये कुछ होमगार्ड महिला और ये जो आपके स्वतंत्रता सेनानी एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए छूट की बात की गई है। चलिए, अब बात करूं मैं आगे। ठीक है ना, ये तो ये होगी सारी की सारी जानकारी आपके इसके अंदर। ठीक है, अब बात करूं ऑनलाइन की। जब आप इसमें कहा गया है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं, तसल्ली से सारे के सारे ऑप्शन, सारे के सारे बिंदु देखकर अगर आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद में अगर आप प्रिंट करते हैं तो आपका फॉर्म स्वतः सबमिट हो जाएगा। आपका क्या होगा, जैसे ही आपने प्रिंट पर क्लिक किया, फीस भरी और प्रिंट पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बाई चांस मान लो आपने फीस तो भर दी लेकिन प्रिंट नहीं लिया, तो आपका फॉर्म क्या होगा, सबमिट नहीं होगा। लेकिन लास्ट डेट के अंदर अंदर वो फॉर्म स्वतः ही सबमिट मान लिया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। कभी कभी गलती हो जाती है कि मुझे प्रिंट आउट नहीं चाहिए, तो बिना प्रिंट आउट के क्या होता है, इसमें फॉर्म सबमिट नहीं होता है। तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि जिनका भी अगर ऐसी समस्या आती है कि वो प्रिंट आउट नहीं लेने हैं, तो सबमिट नहीं होता है, तो उसको बाद में स्वतः ही सबमिट कर लिया जाएगा। ठीक है ना। शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा कराने की दशा में ही उसका आवेदन स्वीकार होगा। ऐसा नहीं हो कि फॉर्म तो आज भर दिया और फीस है वो आप फॉर्म निकलने की 15 दिन के बाद में भर रहे हो, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, आवेदन की जो अंतिम तिथि के बाद में उसे किसी का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अगर आप कुछ भी फॉर्म भरते हो तो अपनी पूरी तसल्ली से होशो हवा से उस फॉर्म को फिल करना। ठीक है। चलिए, तो आपकी एकदम नवीनतम फोटो होनी चाहिए और रंगीन फोटो होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, अब बात करें पाठ्यक्रम की। अब भाई मैंने बता दिया आपका कि 150 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 300 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का आपके पास समय होगा। ओएमआर पे ही आपका क्या होगा, पेपर होगा। अब सिलेबस में क्या है, तो एक तो आपका जनरल नॉलेज आएगा। जनरल नॉलेज में आपका सारा इंडिया का भी होगा प्लस स्टेट का। स्टेट कौन सा, यूपी स्टेट का जीके उसके अंदर पूछा जाएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद में आपकी जनरल हिंदी होगी और फिर आपके अंदर इसके क्या होगी, मैथ्स भी होगी और रीजनिंग भी है। मैथ और रीजनिंग दोनों हैं। और उसके बाद में आपकी मेंटल अभिरुचि, यानी मेंटल अभिरुचि, आपकी मानसिक अभिरुचि भी है इसके अंदर। आईक्यू, तार्किक क्षमता, रीजनिंग के कुछ टॉपिक है और कुछ टॉपिक उस समय के रिलेटेड है। तो यहाँ सिलेबस की बात करूं तो देखो, एक तो आपका जीके होगा, दूसरा आपका हिंदी होगी, तीसरी आपकी मैथ्स होगी और उसके साथ में चौथा आपका रीजनिंग भी होगा। और रीजनिंग के साथ साथ में उसके अंदर क्या होगा, आपका कुछ आईक्यू से रिलेटेड, है ना। आईक्यू से रिलेटेड कुछ प्रश्न इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो ये चार मेन आपके सब्जेक्ट है, जीके, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग। ये चार सब्जेक्ट मेन है। आप भाई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी आपकी अच्छी हो जाएगी, मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, जीके आप वैसे भी पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत आपको यूपी स्टेट का जीके पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी साथी मेरे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दूं कि ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। फॉर्म भरना नहीं भूलना आपको। ठीक है ना। ये आपके प्रारूप आपको दे रखा है, जो जाति प्रमाण पत्र का बनेगा उसका एक फॉर्मेट आपको दे रखा है। उस फॉर्मेट में आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना है, जो यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं और जिनको आरक्षण का फायदा लेना है। चाहे आप आरक्षण का फायदा लो या नहीं लो, लेकिन आपको जाति प्रमाण पत्र है वो इस फॉर्मेट में बनाना है। चलिए साथियों, आशा करता हूं इस वीडियो में जितनी जानकारी मैंने बताई है पूरी समझ में आ गई है। समझ में आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए, ताकि जितने भी साथी आपके तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस
भर्ती के बारे में जानकारी मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जानकारी समझ में आ गई। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।